हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वसीम अहमद एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज एक कविता के साथ आया हूँ। 10th क्लास की पहली कविता है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस कविता की पृष्ठभूमि के बारे में। इस कविता में कोआ है, धतूरे का वृक्ष है, कवि खुद है और डस्ट ऑफ स्नो है या बर्फ़ की फुहार या बौछार है। 4 चीज़ें हैं, जिनमें से 2 चीज़ें कोआ और धतूरे का वृक्ष, जिसको हेमलॉक ट्री कहते हैं, दोनों चीज़ों को बैड ओमेन, अपशगुन माना जाता है। अपशगुन वो चीज़ें होती हैं, ये भ्रांतियाँ हैं, हमने अपने दिमाग में ये सेट कर रखा है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, बुरा हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा, बिल्ली के रास्ता काटने से बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई अपशगुन हो जाएगा, अब कोई अनहोनी हो जाएगी। कोए को भी ऐसा ही मानते हैं और धतूरे के वृक्ष को भी ऐसा ही मानते हैं। कवि निराश है और उसने अपना आधा दिन इस निराशा भरी स्थिति में ही बिताया है। वो धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा है। धतूरे के वृक्ष पर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे कण जमे हुए हैं। कोआ आता है, कोआ अपशगुन है। कोआ आता है, उस धतूरे के वृक्ष पर बैठता है और जब वो बैठता है या अपने पंख को खोलता है, फड़फड़ाता है, तो उसके हिलने से धतूरे का वृक्ष हिलता है और उस पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो कवि के ऊपर बरसने लगती है, कवि के ऊपर गिरती है। बर्फ़ के गिरने से कवि जो निराशाजनक स्थिति में था, उसकी इस स्थिति में, उसकी इस मनोदशा में अचानक से परिवर्तन होता है और वह खुश हो जाता है। कवि ने अपना आधा समय निराशाजनक स्थिति में बिताया था, लेकिन दिन का आधा हिस्सा अब वह चूँकि खुश हो चुका है, उसकी मनोदशा बदल चुकी है, अब वो इस आधे दिन को किसी अच्छे काम में लगाएगा। ये कविता का सारांश है। अंग्रेज़ी में हम इसकी समरी को इस तरह से कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंस में हम इस तरह से कह सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम रिटन, या आप कंपोज्ड भी कह सकते हैं, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम डिस्क्राइब्स या एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड, मनोदशा। The poet has mentioned 2 things. One is crow and the second is hemlock tree in this poem. Both things are believed to be a symbol of bad omen. The poet describes the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood. But when the crow shook the hemlock tree and snow particles fell on the poet, his mood uplifts suddenly. Through this poem we get a message that we should hope for the best even in worst of situations. We must also remember that nature and its object have the ability to make one happy and come out of hopelessness. प्यारे बच्चों, आपको कुछ समझ आया होगा। हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो, ये कविता जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, एक संक्षिप्त, एक छोटी सी सुंदर सी कविता है। ये कविता किसी की मनोदशा को बदलने में छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को दर्शाती है। क्लियर? कवि ने इस कविता में कोए और धतूरे का वृक्ष, जिसे हमने हेमलॉक ट्री पढ़ा है कविता में, के वृक्ष का उल्लेख किया है, जो बुरे शगुन का प्रतीक हैं, जो बुरे या अपशगुन का प्रतीक हैं। कवि स्वयं की मनोदशा को दर्शाने हेतु या दर्शाने के लिए प्रकृति के अंधकार में, अंधेरे से भरे हुए, उदास
और कटु पक्ष का वर्णन करता है। लेकिन जब कौआ धतूरे के वृक्ष पर बैठता है और उसके बैठने से वृक्ष को हिलाता है, वृक्ष हिलता है और बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो उस वृक्ष पर जमे हुए थे वो कण कवि पर गिरते हैं, तो कवि की मनोदशा सहसा परिवर्तित हो जाती है या उसकी मनोदशा में सहसा उत्थान हो जाता है। इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अत्यंत बुरी परिस्थितियों में भी सबसे अच्छे की, सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्रकृति एवं उसकी वस्तुएं किसी को खुश करने एवं निराशा से बाहर निकालने की क्षमता रखती हैं। बहुत ही आसान है। इससे आसान या इससे छोटी पोएम शायद ही आपके सिलेबस में हो। अब हम इस कविता को इस तरह से समझेंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपके सामने 4 चीज़ों का वर्णन किया है। एक कवि है, धतूरे का वृक्ष है, कौआ है और डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की बौछार है या बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं। देखिए कितनी सिंपल पोएम है। द वे ए क्रो, और सारे के सारे वर्ड भी बहुत आसान हैं। मुश्किल से 1-2 शब्दों को आपको याद करना होगा और वो शब्द मैंने इधर लिखे हैं। आप इन शब्दों को पहले याद कर लेंगे कि इनका अर्थ क्या है और उसके बाद इस तरह से ट्रांसलेशन कर लेंगे तो एक बार में ही आपको ये कविता याद हो जाएगी। इस कविता के याद करने से आपके 2 प्रश्न हल हो सकते हैं। 2 नहीं होंगे तो कम से कम 1 तो हो ही सकता है। कविता में से एक स्टैंजा आएगा जिसमें से क्वेश्चन आंसर आपको लिखने होंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक स्टैंजा दिया हुआ, उसके नीचे 2 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, तो हो सकता है एक स्टैंजा आ जाए। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसी भी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो इससे ज़्यादा आसान, इससे ज़्यादा सिंपल पोएम शायद ही कोई है। एक बार के कहने से आपको ये याद हो रही है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 4 पंक्तियाँ लिखने के लिए आती हैं, लेकिन आपको इसकी 8 की 8 पंक्तियाँ याद करनी हैं, क्योंकि कभी कभी जो पंक्तियाँ 4 आपने याद की हैं वो परीक्षा में क्वेश्चन आंसर मालूम करने के लिए रख दी जाती हैं आपके प्रश्न पत्र में। तो फिर आप अगर 4 पंक्तियाँ लिखते हैं या याद करते हैं और वो ही आपके एग्ज़ामिनेशन में आ जाती है तो आप निराश हो जाते हैं कि ये तो पहले से लिखी हुई है, क्योंकि वहाँ कंडीशन होती है कि आपको वो पंक्तियाँ नहीं लिखनी है जो आपके प्रश्न पत्र में पूछी गई हैं। इसलिए 8 पंक्तियाँ आपको याद करनी है शॉर्टकट में, समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है कि ये एक बार पढ़ लेते हैं। द वे का मतलब होता है तरीका, प्रकार, तरह। जिस तरह से द वे ए क्रो, जिस तरह से एक कोए ने शुक डाउन ऑन मी, कवि कह रहा है, कवि बता रहा है कि जिस तरह से कोए ने मेरे ऊपर बौछार की, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की बौछार की, शुक डाउन हिलाना, पेड़ को हिलाया और उससे बर्फ़ की बौछार मेरे ऊपर की, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से। देखिए इस स्टैंजा में क्रो का भी मीनिंग आप जानते हैं, कौआ, वे तरीका या प्रकार या किस तरह से, शुक का मतलब हिलाना, डस्ट ऑफ स्नो टाइटल है जो आप पहले ही सुन चुके हैं, बर्फ़ की फुहार या बौछार, हेमलॉक ट्री, ट्री आप जानती हैं पेड़, और हेमलॉक कहते हैं धतूरे का वृक्ष, विशैला वृक्ष जिस पर छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं। तो इसका पूरे का अर्थ ये हो रहा है कि जिस तरह से कोए ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ़ की बौछार की, बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिराए। फिर क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उससे क्या हुआ, मेरी मनोदशा, हार्ट हृदय दिल, चेंज ऑफ मूड, मूड कहते हैं मनोदशा को, और चेंज का मतलब परिवर्तित होना, मेरी मनोदशा परिवर्तित हो चुकी है या मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई है। क्यों?
उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो पहले निराश था, अब ठंडा ठंडा बर्फ़ की पार्टिकल उसके ऊपर गिरे तो उसे राहत मिली, उसका मन परिवर्तित हुआ। एंड सेव्ड सम पार्ट, पार्ट आप जानते हैं हिस्सा, सम थोड़ा सा, सेव्ड बचा लिया। जो उसका आधा दिन वैसे ही निराशा में गुजरा था, अब उसका कुछ समय बच गया, बचा लिया। ऑफ ए डे, उस दिन का कुछ समय बचा लिया। आई हैड ड्रूड, जो दिन मैंने निराशा में गुजारा था, उदासी में गुजारा था। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक वर्ड ये है क्रो, शुक, डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक। मुश्किल से 3 शब्द हैं जिनको आपको याद करना है, जिनकी स्पेलिंग याद करनी है और मीनिंग याद करना है। यहाँ पर हार्ट, वैसे भी आप जानते हैं हार्ट हृदय को बोलते हैं। मूड, मनोदशा, स्वभाव। चेंज, आप हर कोई जानता है चेंज का मतलब परिवर्तित करना। पार्ट हिस्सा होता है, इसको भी याद आपको होगा ही। ड्यूड वर्ड है ये, उदासी से या निराशा से बिताया हुआ समय, बस आपको ये याद कर लेना है। और उसके बाद आपको ये देखना है, यहाँ भी मैंने आपके सामने जो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, मुझे 4 या 5 वर्ड लगे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की फुहार, हेमलॉक ट्री, विशेला वृक्ष या धतूरे का वृक्ष, मूड, मनोदशा, मन जिसे हम बोलते हैं मन, सेव्ड, बचा लिया, पास्ट टेंस से सेव का, रूड, उदास हो गया था या उदासी में गुजरा था। 4 या 5 शब्द हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगर ये स्टेंजा आता है, एक स्टेंजा आता है आपके एग्जामिनेशन में और उससे रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, इतना आसान आ सकता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, कि इस कविता का लिखने वाले कवि का नाम बताइए जो स्टेंजा दिया गया है। तो आपको क्लियर लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपको पोएम का नाम भी पता है। जब आप ये याद कर लेंगे तो आप इसकी पंक्तियाँ देखते ही एकदम समझ जाएंगे डस्ट ऑफ स्नो की हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनको लिखा है। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस स्टेंजा में जो बात हुई होगी। इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं? वॉट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष के साथ कोए ने क्या किया? आप सभी जानते हैं, उसको हिलाया था। शुक डाउन, देखिए यहाँ दूसरी लाइन में लिखा है शुक डाउन। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ही आंसर होता है। आपको एकदम होपलेस नहीं होना, समझदारी से काम लेना है। देखिए द क्रो शुक, द क्रो, और ये शुक यहाँ से लिया है आपने। द हेमलॉक ट्री, द हेमलॉक ट्री यहाँ भी लिखा हुआ है। बस आपने स्टेंजा को पढ़ा है और उसमें से आपने एक वर्ड लिखा है शुक। कोए ने धतूरे के वृक्ष को हिलाया था, ये किया था उसके साथ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द हेमलॉक ट्री शुक, जब धतूरे का वृक्ष हिला तो क्या हुआ? आप सब जानते क्या हुआ था? हाँ, बर्फ़ गिरी थी, बर्फ़ के कण कवि पर गिरे थे। वही यहाँ पर आपको लिखना है व्हेन द हेमलॉक ट्री शुक ए डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, बर्फ़ की फुहार कवि पर गिरी थी जब वह धतूरे का वृक्ष हिला था, और हिलाने वाला कौन था? कोआ था। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की फुहार क्या है? कैसे आप बताएंगे बर्फ़ की फुहार क्या होती है? डस्ट ऑफ स्नो है क्या? क्या बताएंगे आप? तो आप लिख सकते हैं ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे कण, बर्फ़ के छोटे छोटे हिस्से। चौथा क्वेश्चन इसी स्टेंजा से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है वेयर वॉज द पोएट व्हेन द हेमलॉक ट्री शुक, कवि कहाँ था जब धतूरे का वृक्ष हिला? उस समय कवि कहाँ पर था? आपको सभी को पता था अंडर द हेमलॉक ट्री, यही था ना। व्हेन द हेमलॉक ट्री शुक, जब धतूरे का वृक्ष हिला, द पोएट वॉज अंडर इट, कवि उस पेड़ के ही नीचे था, वहीं खड़ा था। यहाँ पर इस स्टेंजा से रिलेटेड 4 क्वेश्चन और आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही आएंगे।
लेकिन आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। हो सकता है इनमें से कोई से भी दो आ जाएं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब दूसरे स्टैंजा को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट चेंज द पोएट्स मूड? किस चीज़ ने कवि की मनोदशा को बदल दिया था? किसने बदला था? बर्फ़ की फुहार ने। जो बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिरे थे तो उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई थी। देखिए, द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट चेंज हिज मूड। बर्फ़ की फुहार जो कवि पर गिरी थी, फॉल का मतलब गिरना, चेंज हिज मूड, उसने कवि के मूड को, मनोदशा को चेंज कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये मालूम किया जा सकता है, इन व्हाट काइंड ऑफ मूड वॉज द पोएट? कवि की मनोदशा कैसी थी उस समय, उसका स्वभाव कैसा था? तो आप कह सकते हैं द पोएट वॉज इन ए मूड ऑफ डिप्रेशन। हेमलॉक ट्री या धतूरे के वृक्ष के हिलने से पहले कवि की मनोदशा कैसी थी? आपको सभी को पता है वो निराश था, और निराशा को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में था, परेशान था, उदास था। एक ही वर्ड आपको याद करना, पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। व्हाट चेंज डिड ही अंडरगो? ही कवि के बारे में आ रहा है कि जब ऐसा हुआ कि हेमलॉक ट्री हिला और बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरे, तो वो किस परिवर्तन से गुजरा, क्या हुआ, उसके स्वभाव में कैसा परिवर्तन हुआ? तो आपको पता है वो निराश था, तो उसके बाद क्या हुआ था? वो खुश हो गया था। देखेंगे क्या है इसका आंसर। हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम डिप्रेशन टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुशी। उसका स्वभाव निराशा से आशा में या खुशी में परिवर्तित हो गया था। लास्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, और ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है, विच वर्ड्स राइम इन द स्टेंजा? राइमिंग वर्ड वो होते हैं जो तुकांत शब्द होते हैं, कविता में लय या रिदम लाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वो शब्द जिनके अंत के, जिनके आखिर के अक्षर या लेटर्स सेम होते हैं। तो आप देखेंगे अगर यही क्वेश्चन इस वाले स्टेंजा में पूछा जाएगा तो क्रो किससे का राइमिंग वर्ड क्या है? स्नो। इसके भी लास्ट के दो अक्षर एक जैसे हैं, और इसके भी लास्ट के दो लेटर्स एक जैसे हैं। तो क्रो का राइमिंग है स्नो, और मी का राइमिंग है ट्री। देखिए लास्ट में दोनों के ई आ रहा है। अब चूंकि ये क्वेश्चन इस स्टेंजा में रखा गया है, तो यहाँ पर आप आसानी से कह सकते हैं हार्ट, पार्ट, मूड, रूड। देखिए हार्ट राइम्स विद पार्ट, मूड विद रूड, एंड माई विद आई। माई किससे? आई से। राइम करता है। तो इस तरह से हमने इस कविता के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा और जाना कि ये कविता छोटी सी सुंदर सी कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसकी समरी क्या थी हमने इंग्लिश में भी जाना और हिंदी में भी जाना। उसके बाद हमने कविता को भी डीपली पढ़ा, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उसको भी समझा, और यहाँ साइड में भी लिखे हुए हैं 5 वर्ड निकल कर आए जिनको याद करने की आवश्यकता है, या हो सकता है आपको याद हो, क्योंकि इतने टफ़ वर्ड हैं ही नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। उसके बाद स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जिनकी उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हर स्टेंजा के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे स्टेंजा के बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और उनके क्या आंसर हो सकते हैं वो यहाँ पर लिखाए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी करें, सजेशन दें और लाइक भी करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।